कुछ एक बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ स्टेडी करंट, अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम स्टेडी करंट को क्या करें, फ्लो कराएं, और वो जो कंडक्टर है इट इज़ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, बात करें बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ऑब्वियसली ऑल दीज थ्री आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो याद रखना बच्चों, ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए बात करें तो ओनली वन टर्म रिमेन्स कांस्टेंट विच इज नोन एज करंट, बट करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर ग्रेजुअली वेरी। अब वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके हिसाब से ये भी क्या होगा, कम होगा या बढ़ जाएगा। टर्म याद रखिएगा कि ऑल दिस थ्री टर्म आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट था, लगा आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। बच्चों आगे जब हम लोग चलते हैं तो किसी कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में, अब लोग ये तो सबको पता है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है। तो उसमें दो कारण होते हैं बच्चों, कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, बच्चों वो ऑर्डर होता है लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। और जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यही ऑर्डर बढ़ के कम होके हो जाता है बच्चों, लगभग 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ आए तो आप याद रखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर इज 10⁻, कितना बताया था, 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। और सेमीकंडक्टर के लिए 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो ये एक और नया कॉन्सेप्ट था जिसको अपन लोगों ने, ये देखो, ये हमारी जो रेगुलर पढ़ाई है उससे थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चों अगली टर्म हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, क्या क्या था हमारा, increase in resistance per unit ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। यहाँ भी बच्चों हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। किसी कंडक्टर के लिए हम लोग बात करें तो किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। किसी ऑलॉय के लिए हम लोग बात करें, मतलब मिक्सचर के लिए हम लोग बात करें, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन बच्चों जब बात आती है सेमीकंडक्टर की तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स नेगेटिव। तो ये फिर तीन नए कॉन्सेप्ट देखो हमने आपके साथ शेयर किए। मतलब रेगुलर पढ़ाई थ्योरी तो है, ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसीलिए मैं थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव इसीलिए ले रहा हूँ कि किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आप बैठो तो फिर आप ये नहीं बोलो कि ये कहाँ से आए, है ना। तो यहाँ पे हम उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर रहे हैं। अगली जो टर्म है बच्चों वो है हमारा मोबिलिटी। ये भी अच्छी टर्म है, पढ़ा होगा आप लोगों ने मोबिलिटी के बारे में। क्या बोलते हैं, ये हर बार 2 नंबर में 1 नंबर में आ भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मोबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। शब्द पे ध्यान देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब खास आता है उसमें इसकी यूनिट के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब वोल्ट पर मीटर। जब आप इसको बच्चों बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। तो आई थिंक ये आप लोग याद रख पाएंगे इसको, है ना। एक और यूं बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वो न्यूटन पर कूलम्ब से भी बन जाता है। लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शंस हो तो उस कंडीशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, तो पहला तो आप बना ही लेंगे, सेकंड वाला भी मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिया, ठीक है बच्चों। अब जब हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म करते हैं या किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग देखते हैं तो उनमें जो वायर्स हम लोग यूज करते हैं वो स्पेसिफिक वायर्स होते हैं। तो वो स्पेसिफिक क्यों है, मतलब क्या कारण है कि हमने उन्हीं वायरों को क्या किया है वहाँ पे यूज में लाया है। तो उसके बारे में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। बच्चों जहाँ तक बात करें हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स की, अब हीटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके घर में गीज़र होगा,
होगा ऑब्वियसली। आपके घर किसी किसी के घर में हीटर भी होता है, इवन प्रेस तो होती है ना, इस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों इन सब के अंदर जिस वायर को या जिस प्लेट को हम यूज करते हैं वो बना होता है नाइक्रोम का। अब क्यों बना होता है तो उसके पीछे बहुत कारण है बच्चों कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, हाई होती है, और साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो भी कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। तो कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आए या हमारी बोर्ड एग्जाम में आए कि वाई वी यूज द नाइक्रोन वायर, तो क्लियर कर सकते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सेकंड चीज बच्चों देखा होगा आपने घरों में, अपने घरों में, कि जो फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। तो आपको पता है फ्यूज में कौन सा वायर हम लोग यूज करते हैं? तो फ्यूज में बच्चों जिस वायर को हम यूज करते हैं वो होता है टीन लेड का, मतलब बेसिकली अलॉय है। किसका है? टीन लेड का। क्यों है? तो इसके भी कुछ कारण है। पहला है हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी होती है इसकी? हाई होती है। लेकिन ध्यान रखना अगली चीज, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बच्चों क्या होता है? लो होता है। मतलब किसी कंडीशन में अगर कोई एक्सेस ऑफ करंट आ जाए, जिसको ओवरलोडिंग भी आप लोग बोलते हैं, ऐसा हो जाए तो ये जो वायर है ये क्या होता है बच्चों, फटाक से मेल्ट हो जाता है। और जैसे ही वायर मेल्ट होता है हमारा जो सर्किट है वो क्या होता है? ओपन हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट जिसको आप बोल सकते हैं। तो सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। और ओपन हो गया मतलब आगे करंट का फ्लो अपने आप क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो रेजिस्टेंस बॉक्स में हम जिस वायर को यूज करते हैं बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम जिस वायर को यूज करते हैं वो क्या होता है? मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर होता है। बल्ब देखा होगा आपने, बल्ब में हम जिस वायर को यूज करते हैं, पढ़ा भी होगा आपने, क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। ऑब्वियसली फिलामेंट जिस मेटल का बना होता है बच्चों उसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। क्यों होता है? तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है बच्चों? लो होती है। और एक और आपने देखे होंगे जो नॉर्मल हमारे कनेक्टिंग वायर्स होते हैं कॉपर के हम बनाते हैं, वो भी क्यों बनाते हैं? बिकॉज इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है? लो होती है। तो बच्चों कई सारे मैंने यहाँ पे आपको वायर्स बताए हैं, क्यों यूज करते हैं। तो याद रखिएगा किसी किसी की रेजिस्टिविटी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, किसी की रेजिस्टिविटी हाई है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है, किसी की रेजिस्टिविटी क्या है? लो है। तो ये सब कुछ कारण है बच्चों जिनके कारण हम इन वायर्स को वहां पे क्या करते हैं? यूज में लाते हैं। तो आई थिंक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया होगा। एक और खास चीज देख लें बच्चों साथ साथ में, ओम्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो ओमिक कंडक्टर। अब कैसे पहचाने कि ओमिक कंडक्टर है कि नहीं है? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, हमको करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो if a graph plotted between current and voltage is straight line, कैसी हो बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा अगर वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो वो क्या है? हमारे ओमिक कंडक्टर। तो जितने भी मेटल्स हैं नॉर्मली कंडक्टिंग मेटल्स वो सब लगभग लगभग क्या कहलाते हैं? हमारे ओमिक कंडक्टर। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनके लिए हम करंट और वोल्टेज के बीच में बच्चों ग्राफ प्लॉट करें तो हमको क्या होते हैं? कर्व ऑप्टेंट होते हैं। तो ऐसे जो भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल बात करें तो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब किसके एग्जाम्पल से बच्चों? हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल से। याद रखिएगा ओमिक के लिए ही ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, और बाकी सब के लिए कैसा होगा? कर्व होगा। तो आई थिंक छोटा छोटा जो ब्रीफिंग हम लोग ने दिया आपको वो समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और बाकी जो है बच्चों कल फिर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो आपको शीट दूं तो कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पर्सनल पे आप लोग सेंड करें तो मैं आपका रिजल्ट भी हाथों हाथ दे दूँगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।